वेलकम इन हेल्थ सीजीओ। न्यूक्लिक एसिड जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, इस यूनिट को 2 लेक्चर्स में मुकम्मल किया गया है। न्यूक्लिक एसिड एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ज़िंदा इजसाम में कहाँ पर पाया जाता है। तो एक तस्वीर की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर तीर के निशान में वाज़िया तौर पर खुलिया नज़र आ रहा है, जिसको आप ह्यूमन सेल या फिर आप लिविंग सेल भी कह सकते हैं। सेल के बारे में हम पहले ही एनाटॉमी के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि खुलिये की साख्त किस तरह की होती है। हर खुलिये के अंदर एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। आपको यहाँ पर भी खुलिये के अंदर वाज़िया तौर पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अगर आप इस न्यूक्लियस को गौर से देखें तो आपको इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ जो है वो धागे नुमा मटीरियल नज़र आ रहा है। इस धागे नुमा मटीरियल को क्रोमोसोम कहा जाता है। अब आपने इस क्रोमोसोम को बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप में जब देखा तो हमें इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से नज़र आती है, जैसे आपके सामने एक बड़ा सा एक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो कुछ ऐसा मटेरियल पाया जाता है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और इस न्यूक्लिक एसिड में ही आपको जो है वो डीएनए और आरएनए नज़र आएंगी। जैसा कि यहाँ पर आपको वाज़िया तौर पर क्वाइल डीएनए मॉलिक्यूल जो कि क्रोमोसोम के अंदर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप वाज़िया तौर पर डीएनए के मॉलिक्यूल को देख सकते हैं कि ये डबल हेलिक्स बना रहा है, और इसके अंदर से आपको वाज़िया तौर पर रंगदार डीएनए बैकबोन और न्यूक्लियोटाइड्स भी नज़र आ रही हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सब टॉपिक्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और ये क्यों इंसानी जिस्म में या फिर ज़िंदा इजसाम में क्यों पाया जाता है, इसकी क्या अहमियत है। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और इसको किसने दरियाफ्त किया। ये सब जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। न्यूक्लिक एसिड वर फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द न्यूक्लाई ऑफ पस सेल्स in 1869 and in sperm heads in 1872 by a Swedish doctor Friedrich Miescher and named as न्यूक्लॉन। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले स्वीडिश डॉक्टर जिसका नाम फ्राइड्रिक माइशर था उसने दरियाफ्त किया, और इस वक्त इसका नाम न्यूक्लॉन रखा गया, जो कि बाद में न्यूक्लिक एसिड में तब्दील कर दिया गया। इस साइंसदान ने कैसे न्यूक्लिक एसिड को दरियाफ्त किया? ये साइंसदान असल में एक ऐसे खुलिये जिसको पस सेल्स कहा जाता है, ये ऐसे खुलिये होते हैं जो कि ज़ख़म वाला खुलिया है, यानी कि जिस सेल के अंदर पहले से ही पस पड़ी हुई है उसके न्यूक्लाई में से इसको कुछ ऐसा मवाद नज़र आया जिसको न्यूक्लॉन का नाम दिया गया। ये तजर्बा इसने 1869 में किया। उसके बाद 1872 में एक और खुलिये जिसको स्पर्म कहा जाता है, ये खुलिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होता है। इस स्पर्म के हेड में भी कुछ इसको ऐसा मवाद नज़र आया जिसको न्यूक्लॉन का नाम दिया गया। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि न्यूक्लिक एसिड को दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का नाम फ्राइड्रिक माइशर था। अब मज़ीद न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल एज वेल एज इन वाइट्स and have found to be essential substance of the genes and present and apparatus by which the genes act। न्यूक्लिक एसिड हर जिंदा इजसाम, ख्वा इंसान हो, पौधे हों, जानवर हों, उनके खुलिये में लाजमी से पाया जाता है।
इसके साथ साथ ये न्यूक्लिक एसिड वायरस जैसे जरासीम के अंदर भी मौजूद होता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि ये ज़िंदा इंजसाम के लिए अहम तरीन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जिसमें तमाम तरह की जीन्स के बारे में इल्म होता है और इसके साथ साथ जीन्स किसके ऊपर जाकर अमल करती हैं ये न्यूक्लिक एसिड ही होता है। न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। न्यूक्लिक एसिड बड़े किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ज़िंदा इजसाम के अंदर पाए जाते हैं और इस पर ज़िंदगी का इन्हिसार भी होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदा इजसाम की ज़िंदगी की तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके अंदर छुपी हुई होती है। न्यूक्लिक एसिड विच इंक्लूड DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड आर मेड फ्रॉम मोनोमर्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पर DNA जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और दूसरे नंबर पर है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम RNA कहते हैं। इन दोनों पर ये मुश्तमिल होता है। ये दोनों कैसे मिलकर बने हुए होते हैं? इनके अंदर ख़ास किस्म की जो है वो मोनोमर्स पाए जाते हैं। मोनोमर्स से मुराद एक सिंगल मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो फिर न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं, लेकिन एक मोनोमर को हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कितनी इकसाम होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डेट इज़ DNA। पहली किस्म का नाम DNA है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और ये आपको स्लाइड में दाएं इतराफ़ में बनी तस्वीर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। इसके बाद दूसरी किस्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको RNA से लिखा जाता है और ये आपको स्लाइड में बाईं इतराफ़ में तस्वीर नज़र आ रही है। न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स असल में न्यूक्लिक एसिड को तामीर करने वाले यूनिट्स होते हैं। सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐसी ईंटों का नाम है जब ये आपस में जुड़ती चली जाती हैं तो इससे तामीर होने वाली दीवार को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज़ 3 कंपोनेंट्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड खुद जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि खुद ये 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है 5 कार्बन शुगर। इस 5 कार्बन शुगर को आप साथ वाली तस्वीर में नंबर 1 पर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर है फॉस्फेट ग्रुप जिसको भी आप साथ वाली तस्वीर में दूसरे नंबर पर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है नाइट्रोजीनियस बेस जिसको आप तीसरे नंबर पर यहाँ तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नाइट्रोजन बेस एंड अ 5 कार्बन शुगर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब जो एक नंबर पर है जिसको हम 5 कार्बन शुगर कहते हैं और तीसरे नंबर पर जिसको नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो फिर इसका नाम न्यूक्लियोसाइड रखा जाता है। When phosphate is added to a nucleoside, the molecule is called a nucleotide। जब 1 और 3 नंबर के अंदर 2 नंबर जो कि फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है जब इसके अंदर दाखिल होता है तो फिर इसका नाम न्यूक्लियोसाइड से तब्दील करके न्यूक्लियोटाइड रख दिया जाता है।
Components of nucleic acids, both DNA and RNA, are formed by joining together of a large number of nucleotide units or mononucleotides, each of which is न्यूक्लिक एसिड की दोनों इकसाम DNA और RNA ये न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स या फिर मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती हैं। इस बात से ये मुराद है कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स या फिर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को हम DNA या फिर RNA कहते हैं। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स इसके अपने 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है नाइट्रोजन बेस, जिसकी आगे मज़ीद 2 इकसाम है, प्रिमिडीन और प्यूरिन, और दूसरे नंबर पर है 5 कार्बन शुगर, आप इसको पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। इसकी मज़ीद आगे 2 टाइप्स हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, जो कि न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सादा और दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस बात से ये मुराद है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मुराद ये है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो इससे बनने वाली चीज़ को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पहले नंबर पर है नाइट्रोजीनियस बेसिस। दीज आर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बेसिस एंड इंक्लूड प्यूरिन एंड प्रिमिडीन डेरिवेटिव्स। नाइट्रोजीनियस बेसिस असल में एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बेसिस होती हैं। एरोमेटिक से मुराद ऐसी बेसिस हैं जिसमें खुशबू पाई जाती है, और हेटेरोसाइक्लिक बेसिस से मुराद ऐसे मरकबात हैं जिनके रिंग यानी कि साख्त में 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हों। यहाँ पर आप तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि प्यूरिन और प्रिमिडीन जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, इनके अंदर आपको वाज़िया तौर पर 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप N की शक्ल में इनको देख सकते हैं। अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि नाइट्रोजीनियस बेसिस खुशबू वाली मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स रखने वाली बेसिस होती हैं, और इनमें शामिल है प्यूरिन्स और प्रिमिडीन्स और इनसे अखज़ होने वाले एलिमेंट्स वगैरह। सबसे पहले प्यूरिन्स को देखते हैं कि ये क्या है। These include adenine and guanine, which are abbreviated as A and G respectively. प्यूरिन्स जो कि नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, इनमें शामिल है एडानिन, जिसको ABC के वर्ड A से डिनोट किया जाता है, और दूसरे नंबर पर शामिल है गुआनिन और इसको G से लिखा जाता है। इसके बाद दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस में शामिल है प्रिमिडीन्स। These include साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, एब्रीवेटेड एज CUNT रिस्पेक्टिवली। प्रिमिडीन में शामिल है साइटोसिन जिसको C से लिखा जाता है, और यूरासिल जिसको U से लिखा जाता है, और थायमीन जिसको T से लिखा जाता है, ये शामिल है। अब देख लेते हैं कि DNA में कौन सी बेसिस पाई जाती हैं। इन DNA द बेसिस आर, DNA में बेसिस शामिल हैं पहले नंबर पर एडानिन, दूसरे नंबर पर थायमीन, तीसरे नंबर पर गुआनिन और चौथे नंबर पर है साइटोसिन वगैरह। इसके बाद देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको RNA से लिखा जाता है। इसमें शामिल हैं एडानिन, थायामीन, यूरासिल और साइटोसिन जैसी नाइट्रोजीनियस बेसिस। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक न्यूक्लियोटाइड्स का मॉलिक्यूल।
In nucleotides, a phosphoric acid molecule forms an ester linkage with one of the hydroxyl groups of the sugar of a nucleoside. न्यूक्लियोटाइड्स में जब दो कंपोनेंट्स फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल और 5 कार्बन शुगर जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने वाले बॉन्ड को हम एस्टर लिंकेज कहते हैं। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक ग्रुप बनता है जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। यानी कि शुगर और फास्फोरिक एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है और इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने को हम मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, अ न्यूक्लियोटाइड इज़ अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। अब स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नाइट्रोजन बेस एंड 5 कार्बन शुगर। जो कंपोनेंट्स हमने पहले पढ़े थे वो तादाद में 3 थे और इन तीनों में से दो चीज़ें नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन शुगर, ये जब दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं तो इनसे बनने वाली चीज़ को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब इनके अंदर तीसरा कंपोनेंट जो कि फॉस्फेट ग्रुप होता है जब वो शामिल कर दिया जाता है तो फिर बनने वाली चीज़ को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर है 5 कार्बन शुगर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन पाई जाती हों। 2 काइंड्स ऑफ 5 कार्बन शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स में 2 इकसाम की 5 कार्बन शुगर्स पाई जाती हैं जिसमें पहले नंबर पर है राइबोज और दूसरे नंबर पर है डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों को आप साथ में लगी साख्त में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं जिनको सुर्ख रंग के डब्बे में नुमाया किया गया है। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आपको ये बात वाज़िया हो जाती है कि इन दोनों में 5 कार्बन शुगर पाई जाती हैं। बोथ राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर। दोनों ही शुगर जिनको हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कहते हैं इनके अंदर वाज़िया तौर पर 5 कार्बन पाई जाती हैं। जैसा कि आपको साथ में लगी साख्त के अंदर 1 2 3 4 5 नीले रंग के साथ वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। इसको आप पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं। पेंटोज को 5 कहा जाता है यानी कि ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिसमें 5 कार्बन पाई जाती हों। इफ़ द शुगर इज़ राइबोज द पॉलीमर इज़ RNA। अगर किसी के अंदर शुगर का मॉलिक्यूल राइबोज है तो फिर उससे बनने वाले पॉलीमर को हम RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। इफ़ द शुगर इज़ डीऑक्सीराइबोज द पॉलीमर इज़ DNA। और अगर किसी में शुगर का मॉलिक्यूल डीऑक्सीराइबोज है तो इससे बनने वाले पॉलीमर को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर DNA कहेंगे। तीसरे नंबर पर है फॉस्फेट ग्रुप। अ फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल फॉस्फोरस सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन PO4। यहाँ पर आप साख्त में वाज़िया तौर पर फॉस्फेट ग्रुप को सुर्ख रंग के डिब्बे में देख सकते हैं जहाँ पर आपको ये बात वाज़िया हो जाती है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल दरमियान में आपको P लिखा हुआ नज़र आ रहा है जिसको हम फॉस्फोरस कहते हैं और उसके इर्द गिर्द आपको 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये बात वाज़िया हो गई कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप इस साख्त को गौर से देखें तो आपको एक ऑक्सीजन के साथ H लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जाहिर कर रहा है। ये असल में
इस साथ से मुराद ये है कि इस फास्फेट ग्रुप के साथ भी आगे एक और चीज़ जुड़ी हुई है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रही है। तो आपने इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना। फास्फेट ग्रुप जो है वो एक फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। सम अदर बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स, इनके अलावा कुछ और अहम तरीन न्यूक्लियोटाइड्स जो कि ज़िंदा इजिसाम में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नॉट कंबाइंड इन न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो फाउंड इन टिश्यूज़। कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ नहीं जुड़ते वो भी टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं। दे हैव इम्पॉर्टेंट स्पेशल फंक्शंस, और ये भी बहुत ज़्यादा अहम तरीन किस्म का काम सरे इंजाम दे रही हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। इनमें कुछ अहम मरकबात ये हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एडानीन, एडानीन से अखज़ किए जाने वाले ये बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स में शामिल है। पहले नंबर पर ATP, ये एब्रीवेटिव है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। दूसरे नंबर पर है ADP, ये एब्रीवेशन है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड AMP, ये एब्रीवेशन है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP हैज़ 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। ATP जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसमें 2 बहुत ही अहम तरीन और हाई एनर्जी रखने वाले फॉस्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बाद आगे लिखा है NAD+, जो कि एब्रीवेशन है निकोटिनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद NADP+, ये एब्रीवेशन है निकोटिनामाइड एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एंड FAD, जो कि एब्रीवेशन है फ्लेविन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड कोएंजाइम A सिट्रास। इस स्लाइड में DNA और RNA की कुछ खुसूसियात को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर है नाइट्रोजीनियस बेस, जिसमें शामिल है पहले नंबर पर प्यूरिन्स। अगर हम RNA में देखें तो इसमें शामिल है एडानिन एंड गुआनिन, जबकि DNA में शामिल है एडानिन एंड गुआनिन, यानी कि DNA और RNA में प्यूरिन्स दोनों इतराफ में एक जैसी हैं, एडानिन एंड गुआनिन। इसके बाद दूसरी नाइट्रोजीनियस बेस देख लेते हैं जो कि है प्रिमिडीन्स। अगर हम RNA में देखें तो शामिल है साइटोसिन एंड यूरासिल, जबकि DNA में शामिल है साइटोसिन एंड थायामीन। इसके बाद दूसरी खुसूसियत है रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री बेसिस, यानी कि इस बात से ये मुराद है कि ऊपर जो हमने नाइट्रोजीनियस बेसिस देखी हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ एक तरतीब से जुड़ती हैं या फिर नहीं। और अगर हम RNA की बात करें, दैट इज़ द हाई वेरिएबल, यानी कि खासी किस्म की मुतगैर होती हैं। और अगर हम DNA की बात करें तो A इज़ ऑलवेज इक्वल टू T, यानी कि एडानिन जो है वो हमेशा थायामीन के साथ ही जाकर जुड़ेगी और गुआनिन हमेशा C के बराबर ही होगी। टोटल प्यूरिन्स इज़ इक्वल टू द टोटल प्रिमिडीन्स, यानी कि जो हमारे पास प्यूरिन्स बेसिस हैं वो हमेशा ही प्रिमिडीन्स बेसिस के साथ ही आकर जुड़ेंगी, जिसको चारगिफ लॉ में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है। इसके बाद तीसरी खुसूसियत है शुगर एज फ्यूरोनोसाइट फॉर्म। अब ये फ्यूरोनोसाइट फॉर्म से क्या मुराद है? फ्यूरोनोसाइट असल में कहा जाता है अगर ग्लाइकोसिडिक के मॉलिक्यूल में फ्यूरानोज रिंग मौजूद हो। अब ये फ्यूराना नोज से क्या मुराद है?
फ्यूरानोज असल में कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। इनकी साख्त में 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन आपने यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं जाना। हमारा लिंक सिर्फ और सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल के साथ है। तो अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें शुगर का मॉलिक्यूल जो शामिल है वो है राइबोज, जबकि डीएनए में शामिल है डीऑक्सी राइबोज। इसके बाद चौथी खुसूसियत है फास्फोरिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए दोनों में ही पाया जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर है लोकेशन इन द सेल। खुलिये के अंदर इनकी जगह क्या होती है? मेनली साइटोप्लाज्म, सम इन द न्यूक्लियस। ज़्यादातर तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो न्यूक्लियस में भी मौजूद होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो मेनली इन द न्यूक्लियस, ये ज़्यादातर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और कुछ ही ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। इसके बाद 6 नंबर पर है मॉलिक्यूलर वेट, मच स्मॉलर देन डीएनए। डीएनए की निस्बत आरएनए में इनका वज़न बहुत ही कम होता है, जबकि डीएनए के अंदर वज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास 7वीं खुसूसियत है मॉलिक्यूलर शेप। सिंगल स्टैंडर्ड विच में बी क्वाइल्ड ऑन इट्स सेल्फ। हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से जो है वो ये क्वाइल होता जाए, लेकिन इसकी जो साख्त है वो एक ही होती है, यानी कि इसका एक ही स्टैंड होता है और अगर इस एक स्टैंड की मर्ज़ी हो तो ये फिर जो है वो क्वाइल करना शुरू कर देता है। एंड इन सर्टन केसेस हैज़ डबल हेलिक्स पार्ट्स। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके अंदर इसके 2 हिस्से यानी कि डबल हेलिक्स जो है वो देखने में भी आया है। क्लियरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैज़ आल्सो बीन फाउंड इवन इन ह्यूमंस। ये बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि हमें जो है वो आरएनए का डबल स्टैंड नज़र आए, और ख़ास तौर पे ये इंसानों के अंदर बहुत ही कम जो है वो हमें नज़र आया है। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। इसमें 2 स्टैंड होते हैं और इसके अंदर ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के ऊपर कर्व बनाते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से इसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं।